अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हियर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 4.1। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन अ कार्ट। एक कार्ट के ऊपर जो है वो 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगाई जा रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रही है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। आपने इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास डाटा में दो चीज़ें मौजूद हैं, फोर्स दी गई है और आपको एंगल थीटा दिया गया है। अच्छा जी, डाटा में अगर आप आएँ तो डाटा में सबसे पहले नंबर पे हमें जो है फोर्स दी गई थी 200 न्यूटन और एंगल कितना वो बना रहा था, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। फाइंड आउट बेटा हमने क्या करना था, एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट फोर्स का फाइंड आउट करना था और वाई कंपोनेंट फोर्स का फाइंड आउट करना था, यानी एफ एक्स आपने मालूम करना है और एफ वाई आपने मालूम करना है। सोल्यूशन में अगर आप आएँ तो हम जैसे कि हमें पता है कि एज एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 200 और कॉस थीटा, थीटा है आपके पास 30 डिग्री। कैलकुलेटर के साथ जब आप कॉस 30 डिग्री निकालेंगे तो वो आएगा 0.866। 0.866 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो फोर्स की वैल्यू थी 200 इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 173.2 न्यूटन, जो कि आपका एक्स कंपोनेंट आ गया है, यानी कि एफ एक्स 173.2 न्यूटन। एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट अगर आपने फोर्स का फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू है बेटा 200 और साइन 30 डिग्री, तो एफ की वैल्यू 200, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 30 जब आप जो है कैलकुलेटर के साथ फाइंड आउट करेंगे साइन 30 डिग्री, तो आपका आंसर आएगा 0.5। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 200 के साथ, जो कि आपने एफ की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट की थी। 0.5 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ वाई की वैल्यू आएगी 100 न्यूटन। तो ये आपके दोनों जो है वो कंपोनेंट्स आ गए, एफ एक्स और एफ वाई। अच्छा जी, उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका 4.2 वाला न्यूमेरिकल जो है ये एक्सक्लूड हो गया है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4.3। स्टेटमेंट है बेटा इसकी, 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल। एक मीटर रूल के जरिए 2 वेट्स जो हैं वो हैंग हुए हैं एट अ पोजीशन, डिफरेंट पोजीशंस पे, जो कि शोन इन द गिवन फिगर, इस फिगर में बताए गए हैं। ठीक है, इफ़ द मीटर रूल इज़ बैलेंस्ड, अगर मीटर रूल को बैलेंस किया गया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, तो फाइंड द अननोन वेट। अननोन वेट आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, फिगर आपके पास क्या है, दिस इज़ अ मीटर रूल। मीटर रूल को जो है वो बैलेंस किया गया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। 2 जो है उसके साथ जो है वेट जो है वो हैंग किए गए हैं। एक वेट जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, दूसरा वेट है 4 न्यूटन का। साथ ही उन्होंने बताया कि ये वाला जो 4 न्यूटन वाला वेट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो दूसरा अननोन वेट है उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है 40 सेंटीमीटर। तो असल में ये मूवमेंट आर्म है वेट 1 का और ये मूवमेंट आर्म है वेट 2 का। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा बनेगा बेटा वो होगा, अच्छा जी, गिवन डाटा में बेटा आपके पास आएगा, वेट आपको दिया गया है जो W वो है 4 न्यूटन, उसका जो मूवमेंट आर्म है W का वो कितना था 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को आपने मीटर्स में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में अगर आपने जो है वो कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। 30 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 30 को डिवाइड किया 100 के साथ, तो आपका आंसर आया 0.3 मीटर। ये आपका W जो वेट था उसका मूवमेंट आर्म आ गया है। उसके बाद है क्लॉकवाइज टॉर्क। जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क का फार्मूला जो होता है बेटा वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाय, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स, फोर्स यानी कि यहाँ पे फोर्स से मुराद है यहाँ पे वेट लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे वेट की वैल्यू लिखेंगे 4, यहाँ पे एल जो है ये मूवमेंट आर्म है वेट का जो कि 0.3 आया था, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ। दिस इज द क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ वेट ड्यू टू वेट W, वो आया 1.2 न्यूटन। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है जो दूसरा वेट है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे W प्राइम के साथ, W डैश या W प्राइम के साथ आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो डब्ल्यू प्राइम जो है वो हमने बेटा फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में हम आएंगे कि मोमेंट आर्म जो हमें डब्ल्यू प्राइम का दिया गया है वो है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को पहले हम चेंज करेंगे किस में, मीटर्स में। 40 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ गया 0.4 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो डब्ल्यू प्राइम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ यहाँ पे भी क्या होगा, डब्ल्यू प्राइम होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका एल जो है मोमेंट आर्म इसका आया 0.4। तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है डब्ल्यू प्राइम मल्टीप्लाई 0.4, क्योंकि डब्ल्यू प्राइम आपने अभी फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो डब्ल्यू प्राइम की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, वो है डब्ल्यू प्राइम मल्टीप्लाई 0.4, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमारे पास आया 1.2, ठीक है। वो आपने पहले फाइंड आउट कर लिया। डब्ल्यू प्राइम आपने मालूम करना है बेटा, तो डब्ल्यू प्राइम आप इधर ही रहने देंगे, ये 0.4 जाके 1.2 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 1.2 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.4, और आपका आंसर आएगा डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बेटा मैं रिपीट करती हूँ। आपने सबसे पहले नंबर पे आपका वेट जो था बॉडी का एक साइड पे वो 4 न्यूटन था, उसका मूवमेंट आर्म जो था वो 30 सेंटीमीटर था, जो कि आपने मीटर्स में लेके गए। इसका आपने इस वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क है। उसका फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ यानी कि आपके पास फोर्स है 4 न्यूटन, एल आपके पास 0.3 मूवमेंट आर्म आया, मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया। उसके बाद दूसरी साइड पे था वेट जो कि डब्ल्यू प्राइम है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। मूवमेंट आर्म उसका जो दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर है, जिसको आपने मीटर्स में चेंज किया। उस साइड पे जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ यानी कि डब्ल्यू प्राइम, एल इसका मूवमेंट आर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है क्लॉकवाइज टॉर्क के। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका ये आ रहा था, वो आपने वैल्यू पुट की। क्लॉकवाइज टॉर्क आपका ये आया है 1.2 न्यूटन, उसकी वैल्यू पुट की। डब्ल्यू प्राइम हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है हमने। डब्ल्यू प्राइम इधर ही रहेगा, 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड होगा तो आपका आंसर आएगा डब्ल्यू प्राइम यानी कि 3 न्यूटन। तो जो दूसरा वेट है वो कितना है, 3 न्यूटन है। The next question is numerical is 4.4. A seesaw is balanced with two children sitting near either end. एक सीसा जो एक झूला है और इसको बैलेंस किया हुआ होता है, इस पर दो जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं एक एक सिरे के ऊपर। चाइल्ड ए जो है उसका वेट बताया गया 30 किलोग्राम, सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट, वो पिवट से जो है वो 2 मीटर दूर बैठा हुआ है। चाइल्ड बी जो है वो उसका वेट है 40 kg और वो सीट्स बैठा हुआ है 1.5 मीटर्स फ्रॉम द पिवट, ठीक है। कैलकुलेट आपने बेटा क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, हर साइड पे जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो टोटल कितना है, एंड डिटरमिन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि जो सीसा है वो वाकई में इक्विलिब्रियम में होगा या फिर नहीं होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समझे ये आपके पास सीसा है, ठीक है, और ये पिवट है, और पिवट यहाँ पे पिवट पे इसको जो है सीसा को बैलेंस किया गया है, और इसके दोनों साइड पे जो है वो ये दो चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, एक ये है ए चिल्ड्रन और ये है बी चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आपको डाटा दिया गया है वो क्या है, मैस ऑफ चाइल्ड ए, जो पहला चाइल्ड ए है उसका मैस दिया गया है 30 kg, और अब यहाँ पे आपके पास जो है वो मैस बताया गया है, वेट नहीं बताया गया। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वेट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें वैल्यू तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स कि ये मैस होगा, ये वेट नहीं होगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैस को चेंज करना है वेट के अंदर। वेट ऑफ चाइल्ड ए जो है डब्ल्यू, जैसे कि हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी के, तो चाइल्ड ए का जो वेट होगा वो W1 से रिप्रेजेंट करें, और उसका फार्मूला आएगा एम जी, एम यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10, तो ये आपका आ गया 300 न्यूटन। अच्छा जी, तो अब आपके पास बेटा आ गया वेट, वेट आपके पास आ गया 300 न्यूटन। मूवमेंट आर्म जो है ऑफ ए, जब ए चाइल्ड था इसका जो मूवमेंट आर्म यानी कि जितने ये पिवट से डिस्टेंस पे बैठा हुआ था वो था 2 मीटर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क जो होगा ए चाइल्ड का वो कितना होगा,
वो होगा टॉर्क का फार्मूला, जैसे कि बेटा हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई बाय L। F यहाँ F से मुराद है यहाँ पे जितना वेट लगाया जा रहा है, और L से मुराद है यहाँ पे जितना मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो F यानी कि W और मोमेंट आर्म L यानी कि मोमेंट आर्म होगा, जो कि D1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वेट आपके पास आ गया 300 न्यूटन, और पहले का जो डिस्टेंस था, जो मोमेंट आर्म था, वो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें आप वेट को तो आंसर विल बी 600, और यहाँ पे न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क का यूनिट है। उसके बाद है जी मैस ऑफ बी जो चाइल्ड था उसका जो मैस है, वो मैस जो है वो हमने कन्वर्ट करना है वेट में, तो उसको आप कहेंगे कि वो W2 में आप चेंज कर रहे हैं, उसको W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। W2 इज इक्वल टू mg। दूसरे का मैस था 40, तो मैस 40 लिखा, g की वैल्यू 10 लिखी, और आपका आंसर आ गया 400 न्यूटन। मोमेंट आर्म जो D2 था B का, वो है 1.5 मीटर, वो 1.5 मीटर के फासले पे था। अब मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क जो होगा B का, वो कितना होगा, W2 मल्टीप्लाई D2। W2 यानी कि 400 न्यूटन, D2 जो उसका मोमेंट आर्म है वो 1.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600 न्यूटन। दो आपके पास जो है वो चाइल्ड थे A और B, एक जो है वो 30 kg का है, दूसरा 40 kg का है। ये जो है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है पिवट से, और ये 1.5 के डिस्टेंस से बैठा हुआ है, ठीक है। आपने ये बताना है कि सीसा बैलेंस में है या नहीं है। मैस ऑफ चाइल्ड ए 30 kg है, पहले उसको वेट में आपने कन्वर्ट किया mg का फार्मूला लगा के। मूवमेंट आर्म उसका 2 मीटर था, आपने इस वेट को मल्टीप्लाई किया मूवमेंट आर्म के साथ, तो आपका आंसर आया 600 न्यूटन मीटर। ये है मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क आ गया W1 यानी कि चाइल्ड ए का। उसके बाद मैस ऑफ बी जो था वो वेट 2 में उसको कन्वर्ट किया W2 में, वो मैस 40 kg था, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 400 न्यूटन आ गया। उसका मोमेंट आर्म जो बी का था वो 1.5 मीटर था, आपने 400 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, तो आंसर आया 600 न्यूटन। इसका मतलब है चाइल्ड ए और चाइल्ड बी दोनों का जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों के आंसर से हम ये बताएंगे कि सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। सीसा किस में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों साइड पे जो है वो इक्वल ही आ रहे हैं। अच्छा जी, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा 4.5 और 4.6 दोनों आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपने जो करना है उसके बाद न्यूमेरिकल वो है 4.7। 4.7 की स्टेटमेंट है, 5 न्यूटन बॉल जो कि हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, एक रस्सी के ज़रिए उसको हैंग किया गया है, इज़ पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। यहाँ से एक रस्सी के साथ बॉल को जो है वो हैंग किया गया है, और हैंग कर किया किस तरीके से गया है कि फिर उसको एक फोर्स के ज़रिए उस बॉल को पुश कर दिया गया है राइट साइड। रस्सी के साथ बॉल को पहले लटकाया गया और फिर फोर्स F के साथ उसको राइट साइड पे पुश कर दिया गया है। द रोप मेक्स एन एंगल, और जब उसको इस तरीके से पुश किया गया है तो उस टाइम ये जो रस्सी है ये सीलिंग के साथ यानी जहाँ पे इसको जो है वो जोड़ा गया है उस पॉइंट के साथ, उस सीलिंग के साथ ये रस्सी जो एंगल बना रही है वो एंगल है जी 60 डिग्री, ठीक है। 5 न्यूटन का ये बॉल है, और इस बॉल को एक रस्सी के साथ जो है वो लटकाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे बॉल के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स लगाने की वजह से बॉल यहाँ से जो बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए था वो यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे चला गया, और इस टाइम ये जो रस्सी है ये सीलिंग के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। फाइंड आउट आपने क्या करना है बेटा, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड टेंशन, और टेंशन मालूम करनी है इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन मालूम करनी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है ये आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने न्यूमेरिकल 4.7 में। गिवन डाटा में बेटा अगर आप आते हैं तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन डाटा दिया गया है कि वेट जो है वो कितना है 5 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन बॉल है जो कि हैंग किया गया है, और कितने एंगल पे है 60 डिग्री के एंगल पे। फाइंड आउट आपने क्या करना है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी है, और आपने टेंशन जो है ये फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा अगर आप डायग्राम में देखें आपके पास ये जो है ये रॉप रस्सी है और ये बॉल है 5 न्यूटन का, ठीक है।
और यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर ये लगाई जा रही है, यहाँ पे रस्सी है, इसके अंदर टेंशन खिंचाव की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ये आपके पास थीटा है 60 डिग्री का। फाइंड आउट आपने क्या करना है, आपने फोर्स मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और टेंशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अगर आप इसको जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स के लिए अगर आप यहाँ से, ये जो सीलिंग है यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिराते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या है, ये है वाई कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कौन सा होगा, ये होगा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ये एक्स कंपोनेंट होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो आपने जो टॉपिक में पढ़ा था बेटा उसके अंदर था कंपोनेंट्स की, जब आप बात करते हैं जो एक्स कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो होता है एफ साइन थीटा के। ठीक है, एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा के। अब हमारे टॉपिक में बेटा फोर्स की बजाय बात हो रही है टेंशन की, वो टेंशन के कंपोनेंट्स बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपके पास यहाँ पे टेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो कंपोनेंट बनेगा, एक्स कंपोनेंट वो होगा टी कॉस थीटा, और जो आपके पास वाई कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा जी टी साइन थीटा। ठीक है, यानी कि टेंशन के यहाँ पे फोर्स की बजाय क्या है, टेंशन दी गई है, तो इसका मतलब है कि टेंशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास है एक्स कंपोनेंट होगा वो टी कॉस थीटा होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो फोर्स है वो लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब है फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या आएगा, वो आएगा कि फोर्स आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो आपने फाइंड आउट करना है, तो फोर्स मालूम करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वाला, यानी F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। और दूसरी चीज़ है जी टेंशन, खिंचाव की फोर्स, वो किसके ऊपर लग रही है, वो लग रही है ड्यू टू द वेट, W की वजह से। और W लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अभी जो वर्टिकल जो है वो कंपोनेंट है ड्यू टू वेट, जिस वेट की वजह से इस रस्सी में खिंचाव आ रहा है वो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इक्वल है टी साइन थीटा के। इसका मतलब है W यानी कि जो टेंशन है वो इक्वल है टी साइन थीटा के, और जो आपके पास फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो इक्वल है टी कॉस थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूलाज होंगे कि जो W है हमारे पास वो एक वर्टिकल कंपोनेंट था तो वो टी साइन थीटा, और फोर्स एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था तो वो लगेगा टी कॉस थीटा का फार्मूला। अच्छा जी, पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेट। वेट इक्वल है टी साइन थीटा के, वेट हमें बॉल का दिया गया था 5 न्यूटन, टी टेंशन हमने मालूम करनी है, साइन थीटा है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आ गया 0.866, टी उसी तरह रहेगा, ये 5 भी उसी तरह आ गया। टेंशन आपने फाइंड आउट करनी है बेटा, टेंशन आप इधर ही रहने दें, और जो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उस वैल्यू को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 को डिवाइड करें 0.866 के साथ, तो टेंशन आ गई जी 5.8 न्यूटन। तो ये आपका पहला जो है वो वैल्यू आ गई जो आपने टेंशन फाइंड आउट करनी थी 5.8 न्यूटन। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने जो बेटा फाइंड आउट करनी थी वो था फोर्स। फोर्स का जो है, फोर्स एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था तो एक हॉरिजॉन्टल वैल्यू थी ये, तो उसके लिए फार्मूला लग रहा था टी कॉस थीटा। टी की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की 5.8, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 आ रहा है 0.5 के इक्वल, टेंशन आपने उसकी वैल्यू लिखी हुई है 5.8। 5.8 को 0.5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी 2.9 न्यूटन। तो ये आपने फोर्स भी मालूम कर ली टी कॉस थीटा का फार्मूला लगा के, और उसके अलावा टेंशन भी जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया, कौन सा फार्मूला लगा के, टी साइन थीटा। ठीक है, तो टी साइन थीटा जो है वो वाला फार्मूला लगा है, तो आपके पास टेंशन फाइंड आउट हो गई 5.8 न्यूटन, और फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, तो टी कॉस थीटा को जो है वो फार्मूला लगा के आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4.8, अ साइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड है जिसको सस्पेंडेड लटकाया गया है बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स, 2 स्टील की जो है वायर्स हैं उनकी मदद से सस्पेंड किया गया है साइन बोर्ड को, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये आपके पास साइन बोर्ड है,
ये आपके पास दो जो है वो वायर्स हैं, उनके ज़रिए इसको लटकाया गया है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, वेट बताया गया है साइन बोर्ड का 200 न्यूटन है। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो वेट है वो बताया गया 200 न्यूटन है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं बेटा, उसका उन्होंने मेंशन कर दिया कि दोनों स्ट्रिंग्स का ये नहीं है कि उनका डिस्टेंस का जो है वो फ़र्क हो, दोनों जो हैं वो तकरीबन बराबर फासले पे, अगर 2 मीटर सेंटर से T1 का जो है वो, यानी कि पहली रस्सी का फासला जो है वो 2 मीटर है सेंटर से, तो दूसरी का भी इतना ही है, ठीक है। तो बराबर फासले पे जो है उनको बांधा गया है साइन बोर्ड के साथ, और साइन बोर्ड को लटकाया गया है, जिसका वेट जो है वो कितना है 200 न्यूटन है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, जो दोनों जो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंशन कितनी होगी। अच्छा जी, स्टेटमेंट सिचुएशन पे बेटा अब अगर हम आते हैं तो हमें जो है वो एक ही चीज़ से प्रोवाइड की गई है, और वो है जी वेट। वेट ऑफ द साइन बोर्ड है 200 न्यूटन। फर्ज करें आपके पास जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनकी टेंशन, एक की टेंशन है T1 और दूसरे की टेंशन है T2। आपने फाइंड आउट क्या करना है, T1 एंड T2। टेंशन T1 पहली स्ट्रिंग में और दूसरी स्ट्रिंग में, ये टेंशंस हैं विच वी हैव टू फाइंड, जिनको आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप बेटा आते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये कहा गया था कि जितनी भी जो है वो एक्स डायरेक्शन में लगने वाली है, अलोंग द एक्स एक्सिस जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, और जितनी भी फोर्सेस जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस लग रही हैं, उनका सम जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि उनका आंसर शुड बी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। द समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे दे ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस शुड बी ज़ीरो, इनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपके पास वैल्यू कोई ऊपर की तरफ जो है वो एक्ट कर रही हैं वैल्यूज़, कुछ फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं, तो इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ये ऊपर वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए नीचे वाली फोर्सेस के लिए, ताकि आपका आंसर जो है वो ज़ीरो आ सके, और बॉडी तब ही आपकी बैलेंस में कहलाती है। अब जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो ऊपर लगने वाली टेंशन की फोर्सेस हैं T1 और T2, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, किसके, जो आपके साइन बोर्ड का वेट है, वेट जो होगा वो इक्वल होगा ऊपर की तरफ लगने वाली दोनों टेंशंस के। तो सिंस वायर्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, दोनों वायर्स जो है बराबर फासले पे एक ही डायरेक्शन में जो है वो बंधी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि जो टेंशन होगी इन ईच, दोनों के अंदर, वो दोनों वायर्स के अंदर, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर विल बी इक्वल, वो इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि T1 इक्वल होगा T2 के, जिनको आप कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, टी टेंशन ही होगी, सेम टेंशन प्रोड्यूस होगी, जो T1 में होगी वही T2 में होगी, तो आप उसकी बजाय T1 T2 की बजाय आप लिख देंगे सिंपल T। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास T1 T2 लिखा हुआ था, आपने इसकी बजाय कहा कि दोनों ही टेंशन सेम होंगी प्रोड्यूस, तो इसका मतलब है इनकी बजाय आप लिख लें कि T प्लस T, ठीक है, इक्वल है वेट। वेट है आपका 200 न्यूटन, ये आपके पास 2T आ गया, प्लस करने के बाद ये आ गया 200 T। टेंशन आपने फाइंड आउट करनी थी, तो टेंशन इधर आ गई, 2 इधर आके जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 200 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो आ जाएगी 100 न्यूटन। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की थी कि जो T1 है वही T2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि टेंशन T1 भी पहली स्ट्रिंग के अंदर भी 100 न्यूटन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसके अंदर भी 100 न्यूटन की ही टेंशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने कहा था T1 इक्वल टू T2 और T2 इक्वल टू T है, यानी जो टेंशन आएगी, जो उसकी वैल्यू आएगी, वही पहली स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, वही सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन पहली के अंदर, 100 न्यूटन ही सेकंड के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। If you are new, then subscribe the channel.